जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। इससे साथियों जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें हम इस वीडियो में टॉपिक वाइज एक एक करके देखेंगे। और आपके पेट परीक्षा में साथियों आपके सिलेबस में ये टॉपिक स्पेशली मेंशन किया गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो एक एक लाइन साथियों आपके प्रश्न के समान है, तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में मध्यम वर्गीय बंगाली गृहस्थ में हुआ था। तो नेताजी का जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। और साथियों इन्हीं के जन्म दिवस पर आपका मनाया जाता है पराक्रम दिवस। इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह इंग्लैंड चले गए। 1920 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में बैठे और योग्यता क्रम में उनका चौथा स्थान था, लेकिन इससे भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1921 में स्वराज चितरंजन दास व गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। चितरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो साथियों यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चितरंजन दास। इसके ऊपर हमने देखा कि 1921 में साथियों वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्हें पहली बार दिसंबर 1921 में 6 महीने की सज़ा हुई और उसके बाद अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें 11 बार कारावास का दंड दिया गया। बोस बाबू देशबंधु चितरंजन दास से प्रभावित हुए और शीघ्र ही उनके सबसे विश्वास पात्र प्रतिनिधि और दाहिना हाथ बन गए। 1923 में उन्होंने स्वराज दल के गठन और कार्यक्रम का समर्थन किया। उनका विचार था कि अंग्रेजों का विरोध भारतीय विधानसभा के अंदर भी होना चाहिए। 1923 में जब चितरंजन दास कोलकाता के महापौर बने तो सुभाष चंद्र बोस कोलकाता निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेयर नियुक्त किए गए। इसके बाद 25 अक्टूबर 1924 को बंगाल सरकार ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया और मांडले, जो कि बर्मा देश में उस समय था, की जेल में भेज दिया गया। बर्मा का साथियों वर्तमान में क्या नाम है? म्यांमार। ठीक है, बर्मा का वर्तमान में म्यांमार नाम है। 16 मई 1927 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1927 में ही उन्होंने धारा सभा व असेंबली का चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी दल के कट्टर विरोधी थे। जो साथियों सुभाष चंद्र बोस थे वो उदारवादी दल के कट्टर विरोधी थे। 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के समय उन्होंने विशेष समिति में नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित प्रादेशिक शासन, स्वायत्तता तथा औपनिवेशिक स्वराज संबंधी प्रस्ताव का डटकर विरोध किया था। 1929 में इन्हें फिर से 6 महीने के लिए सजा हुई। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। तो ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे? तो 1938 के अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में। 1939 में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, 1939 में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी त्रिपुरी अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया। संभवतः यह महात्मा गांधी की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन साथियों कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का क्या था? बहुमत था। फिर भी साथियों सुभाष चंद्र बोस जो है निर्वाचित हुए क्या? अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुझाव दिया कि स्वाधीनता की राष्ट्रीय मांग एक निश्चित समय के अंदर पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाए और ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में मांग पूरी न करने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुसंख्यक सदस्य जो महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे,
वे जो है निरंतर विरोध कर रहे थे किसका, सुभाष चंद्र बोस का। फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस की जर्मन यात्रा के बारे में चलिए देखते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया? 1939 में किया। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। उन्होंने इसे विदेशों की सहायता द्वारा भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर समझा, लेकिन 1940 में ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर में ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस 26 जनवरी 1941 को पुलिस की नज़रों में धूल झोंककर पठान जियाउद्दीन के भेष में घर से बाहर निकले और गाड़ी में सवार होकर कलकत्ता से पेशावर पहुंचे। उनके साथी भगत राम ने 21 जनवरी 1941 को उन्हें काबुल पहुंचा दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस काबुल से रूस और रूस से जर्मनी पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात हिटलर से हुई और हिटलर ने उन्हें हर तरह की सहायता देने का वचन दिया। जो भारतीय सैनिक इटली और जर्मनी के हाथ में पड़ गए थे, उन सब को बुलाकर उन्होंने मुक्ति सेना बनाई थी और इसका दफ्तर ड्रेसडन जर्मनी बनाया। जो साथियों सुभाष चंद्र बोस थे, जब साथियों वे जर्मनी पहुंचे और उनकी मुलाकात हिटलर से हुई तो हिटलर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी हर तरह से सहायता की जाएगी। इसके बाद साथियों जो हमारे देश के भारतीय सैनिक थे, जो अंग्रेज़ों द्वारा भेजे गए थे युद्ध के लिए और इटली और जर्मनी के हाथों हमारे देश के जो व्यक्ति थे जो सेना में शामिल थे, ब्रिटिश सरकार की तरफ थे, ठीक है, उन्हें पकड़ लिया गया था। तो उन्हें जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद करवाया और मुक्ति सेना बनाई, ठीक है, और उसका दफ्तर जो बनाया ड्रेसडन जर्मनी में ही बना दिया। उन्होंने वर्ल्ड इन रेडियो से भारत समर्थक तथा अंग्रेजी विरोधी भाषण प्रसारित किए। उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विद्रोह करने का सुझाव दिया। जर्मनी की जनता उन्हें नेताजी से संबोधित किया। जो साथियों पहली बार अगर पूछा जाए प्रश्न कि पहली बार सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा, तो हिटलर ने कहा था। इसको आप ध्यान में रखिए। 7 दिसंबर 1941 को जापान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने 16 फरवरी 1942 को संसार के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजों के समुद्री गढ़ सिंगापुर को फतह कर लिया। उसके बाद जापान ने मवाया से बर्मा तक सारा प्रदेश जीत लिया। रास बिहारी बोस द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना के बारे में आगे आइए चर्चा करते हैं। इन ही दिनों जब युद्ध चल रहा था, इन ही दिनों भारत के पुराने व प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान में आप्रवासी थे। उन्होंने 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में मलाया से बर्मा तक रहने वाले सभी भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाया, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। जिसके बाद 14 जून से 23 जून 1942 तक बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ, जिसे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जापान से बर्मा तक के देशों के रहने वाले असंख्य भारतीय सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना विधिवत रूप से की गई और सुभाष चंद्र बोस के पूर्वी एशिया बुलाने का निमंत्रण दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने बैंकॉक सम्मेलन के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने उनका स्वागत किया। उस समय जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? तोजो ने उनका स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट किया कि वह भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं। उन्होंने जापान की यह मांग स्वीकार कर ली कि युद्ध के समय जापान भारत की अधीनता में रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना प्रथम संदेश भारतीयों को सौंप दिया। यह संदेश राष्ट्र के नाम था। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज का जन्म अपने आप में साथियों कोई स्वतंत्र घटना नहीं थी। वह उस प्रक्रिया का एक नतीजा था जो भारतीय सैनिकों में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित कर रही थी। 1857 के बाद पहले महाराष्ट्रीय विप्लव को जन्म देने में पहल सैनिकों के द्वारा की गई थी। 1947 की आज़ादी के पूर्व की अंतिम महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ शाही नौसेना में विप्लव भी सैनिकों का कार्य था।
इन दोनों घटनाओं के मध्य अप्रैल 1930 में पेशावर में सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर मानवता, सांप्रदायिक सद्भाव, देशभक्ति और सच्चे शौर्य का वास्तविक प्रदर्शन किया। आज़ाद हिंद फौज और उसका संघर्ष ही शानदार परंपरा का एकमात्र उदाहरण था। उस समय भारत में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किए जा रहे थे। उसी समय आज़ाद हिंद फौज का निर्माण प्रारंभ हो गया था। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज का नाम सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ा हुआ है साथियों, किंतु सत्य यह है कि इसकी स्थापना का श्रेय भारतीय सेना के एक अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। अगर साथियों प्रश्न आता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, और साथियों सुभाष चंद्र बोस ने केवल इसका पुनर्गठन किया था। भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ अपने आप को जापानी सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था जब जापानी सेना ने मलाया पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक धार्मिक व्यक्ति प्रीतम सिंह और जापानी सैनिक अधिकारी मेजर फूजीहारा ने इन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया। सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों ने अपने आप को मेजर फूजीहारा को सौंप दिया। मेजर फूजीहारा ने यह सारे सैनिक कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। कैप्टन मोहन सिंह राष्ट्र प्रेमी थे। उन्होंने भारतीय सैनिकों को अपने साथ लेकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस प्रकार सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया था। आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। अगस्त 1942 तक इस फौज में 16,000 सैनिकों की एक डिवीज़न तैयार हो गई थी। मोहन सिंह का लक्ष्य इस सेना का और अधिक विस्तार करना था, किंतु इस प्रश्न का उनका जापानियों और रास बिहारी बोस से मतभेद हो गया। इन मतभेदों के चलते जापानियों ने मोहन सिंह को नज़रबंद कर दिया। पूरी संभावना थी कि मोहन सिंह के मंच से हटने के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के इतिहास के अध्याय समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसी समय सुभाष चंद्र बोस के पूर्व एशिया में पहुंचने से आज़ाद हिंद फौज के इतिहास में नया मोड़ आया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन। सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। वह प्रत्येक घटनाक्रम पर इस दृष्टि से विचार करते थे कि इसका क्या प्रभाव भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति पर पड़ेगा। 1931 में जब विश्व युद्ध की संभावना दिखने लगी तो सुभाष का विचार बन गया कि इस युद्ध का लाभ भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए उठाया जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भारत को तुरंत ही आवश्यकता इस बात की है कि ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष छेड़ दिया जाए और किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। इसी संघर्ष को किस तरह और किसके साथ मिलकर आरंभ किया जाए, इस पर उनका मत था कि गांधी जी के अहिंसा के दार्शनिक विचारों को या नेहरू की धुरी विरोधी विदेशी नीति की भावना को मार्ग में नहीं आने देना चाहिए। अपनी इस विचारधारा के साथ सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध प्रारंभ होते ही देश की जनता से अपील की कि वह युद्ध में अंग्रेजों की किसी प्रकार से सहायता न करें। अपने दल फॉरवर्ड ब्लॉक के नेतृत्व में उन्होंने 6 अप्रैल 1940 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस समय सुभाष चंद्र बोस का दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेज युद्ध में हारेंगे। स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। यदि भारत ब्रिटेन से लड़ने वाली शक्तियों के साथ सहयोग करेगा तो भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। इन मान्यताओं के चलते ही 17 जनवरी 1941 को साम्राज्यवादी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर सुभाष चंद्र बोस भारत से निकलकर काबुल और वहां से मॉस्को होते हुए 28 मार्च को बर्लिन पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जर्मन सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि उन्हें बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने दिए जाएं, युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को लेकर सेना का गठन करने दिया जाए, जर्मनी और उसके मित्र सरकार की स्वतंत्रता की घोषणा करें। ठीक है, सुभाष की पहली 2 बातें स्वीकार कर ली गईं और जनवरी 1942 तक यूरोप में भारतीय सेना की 2 टुकड़ियों का गठन हो गया। लेकिन भारत की स्वतंत्रता की घोषणा में जर्मनी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे सुभाष चंद्र बोस को निराशा हुई। उसी समय दक्षिण पूर्व एशिया में 28 से 30 मार्च के टोक्यो सम्मेलन द्वारा रास बिहारी बोस ने एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया और भारतीय मुक्ति सेना के गठन का निर्णय लिया। टोक्यो सम्मेलन के फैसले की पुष्टि बैकांक सम्मेलन 15 से 22 जून 1942
प्रश्न अगर पूछा जाए कि बैकांक सम्मेलन कब हुआ, 15 से 22 जून 1942 को, ठीक है। टोक्यो सम्मेलन के फैसलों की पुष्टि बैकांक सम्मेलन में की गई और सुभाष को नवगठित लीग की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया। सुभाष चंद्र बोस ने 8 फरवरी 1943 को जर्मनी छोड़ दिया। एक रोमांचक समुद्री यात्रा और हवाई यात्रा के उपरांत 13 जून को वह टोक्यो पहुँचे और जापान ने भारत को स्वतंत्र कराने में पूर्ण मदद देने का वचन दिया। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुँचे। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता ग्रहण की और आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। रास बिहारी बोस केवल बहुपरामर्शदाता बन गए और सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाने लगे। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का विधिवत उद्घाटन हुआ। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस की सरकार ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया, हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया, जय हिंद को अभिवादन के रूप में स्वीकार किया और टैगोर की कविता को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने सेना को दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। तो साथियों, अगर पूछा जाए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी का है। वह स्वयं ही इस सरकार में प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति बन गए तथा अपने पद की शपथ ग्रहण की जो इस प्रकार थी, ठीक है, और अपने पद को उन्होंने खुद शपथ ग्रहण किया जो इस प्रकार था, ठीक है। मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और अपने देश के 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र कराऊंगा। मैं सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन के अंतिम क्षण तक स्वतंत्रता के पवित्र युद्ध को जारी रखूंगा। संसार की 9 शक्तियों ने, जिसमें जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मांचकू और आयरलैंड सम्मिलित थे, इन सभी ने इस सरकार को मान्यता दी। इस सरकार ने 23 अक्टूबर 1943 को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंडमान और निकोबार टापू भारतीय भूमि के वह भाग थे जिन पर आज़ाद हिंद फौज सरकार को सबसे पहले अधिकार मिला। 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी की इस अस्थायी सरकार को जापान के द्वारा सौंपा गया था। नेताजी स्वयं इन द्वीपों में आए और अंडमान का नाम शहीदी द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 दिसंबर 1943 को स्वतंत्र भारत का झंडा इन द्वीपों पर फहरा दिया गया। आज़ाद हिंद फौज का सैनिक अभियान। आज़ाद हिंद फौज का सैनिक अभियान फरवरी-मार्च 1944 में प्रारंभ हुआ था। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया। मई में उसने माडोक पर अधिकार कर भारत भूमि पर कदम रखा और सितंबर तक कैप्टन सूरजमल के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी वहां बनी रही। मई मास में ही जापान की अंग्रेज़ों के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज ने कोहिमा, रामू पलेन, तिद्दिम इत्यादि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। आज़ाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई। कोहिमा के स्थान पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया गया। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। शहीदी दिवस के अवसर पर उन्होंने सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें अपनी स्वतंत्रता देता हूँ। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया। जर्मनी ने भी हार मान लिया। जापान के अधीन जो प्रदेश थे वह उन सब पर दोबारा अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। ऐसी परिस्थिति में 1945 में सुभाष चंद्र बोस बैकांक से टोक्यो रवाना हुए, लेकिन फार्मोसा द्वीप ताइपेई, ठीक है, फार्मोसा द्वीप ताइपेई के पास विमान में आग लग जाने के कारण 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अभियान की कुछ असफलताएं थीं, कुछ कारण थे उसके, चलिए इसको देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का यह अभियान असफल रहा। जापानियों की पराजय के साथ ही आज़ाद हिंद फौज की भी पराजय हो गई और उसके अधिकांश सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए।
साथियों, जो जापान था वह आज़ाद हिंद फौज की सहायता कर रहा था युद्ध में। हथियार और जो अन्य जितनी भी सेवाएं थी जापान दे रहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई के लिए। लेकिन उसी समय साथियों अमेरिका ने जो है जापान पर जो है बम गिरा दिए, नागासाकी और हिरोशिमा पर, और जापान साथियों हार मान लिया। तो इससे जो है आज़ाद हिंद फौज को जो सहायता मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई और अंततः जो है आज़ाद हिंद फौज डगमगा गई। आज़ाद हिंद फौज की पराजय अप्रत्याशित नहीं थी। सत्य तो यह है कि उसे अत्यंत विषम परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ रहा था। उसके पास उत्कट देशभक्ति की भावना और देश पर मर मिटने का संकल्प था, लेकिन केवल इन पर युद्ध नहीं जीते जा सकते। आज़ाद हिंद फौज की हार और 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा में वायुयान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के साथ स्वतंत्रता संघर्ष का यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कहानी के माध्यम से आपने एक एक पॉइंट को समझा होगा। अगर एक बार में याद ना हुआ हो तो एक बार पुनः वीडियो देख लें, ठीक है। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।